हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। और जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसका टाइटल है हमारा जल। और जो हमारे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक जो भी लेक्चर्स हैं हमारे, जो भी हमारी वीडियोज हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं जाके, बाय अकेडमी चैनल, बाय अकेडमी पे। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बन रहे हैं बच्चों? जैसे हमने जल बोला तो आपके मन में कौन कौन से चित्र आ रहे हैं? तो आप देखते हैं कि नदी है हमारी, जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है हमारे, और वर्षा के द्वारा जो रिमझिम बारिश हो रही है, नल चला रहे हैं, नल से जो पानी निकल रहा है उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि ये इससे क्या निकल रहा है, हमारा जल निकल रहा है। तो कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों, जब वर्षा होती है, वर्षा जब होती है, हमारा रेनफॉल हो रहा है, तो रेनफॉल के कारण क्या हो रहा है, जो हमारे धरातल पर क्या है, गड्ढे वगैरह हैं वो भर जाते हैं। तो छोटे बच्चे, हम जब बचपन में अब क्या करते थे, पेपर लेते थे, पेपर से नाव बनाते थे और उस गड्ढे में क्या करते थे, नाव तैराते थे अपनी। तो हमें बहुत मजा आता था। लेकिन होता क्या था, बारिश जब बंद होने के कारण, जब बारिश बंद हो जाती थी तो अचानक मौसम क्या होता था, साफ हो जाता था। और साफ होने के कारण मौसम क्या होता है, चमकदार धूप निकलती थी। इससे क्या होता था, जो गड्ढे में भरा पानी है वो क्या होता था, सूख जाता था या गायब हो जाता था। अब वो जल है वो कहां चला गया? तो अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब होता क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, धरातल है। और ये हमारा क्या है, सन है। ये हमारा क्या है, धरातल है। और धरातल पर ये क्या है, जलाशय है। यहाँ पर क्या है, पानी भरा है, वाटर बॉडीज है हमारी। ओके, अब क्या है, सूर्य की गर्मी के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जल का क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाटर किसमें चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, गैस में हो रहा है। ओके, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, वाष्पीकरण कह रहे हैं। तापमान अधिक होने के कारण ये क्या हुआ, जो धरातल पे जलाशय थे वहां पर जो जल था वो क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ वायुमंडल में। और ये वाष्पीकरण होने के कारण जब वायु क्या हो रही है, धीरे धीरे वायुमंडल में ऊपर जा रही है, तो ऊपर जब ये ज्यादा चली जाएगी तो क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। अब ये ठंडी क्यों हुई, हमने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, अभी हमने वायुमंडल वाले में बताया था कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो उसी कारण जब ये वायुमंडल में जो वाष्पित है, हमारी वाटर वेपर है, वो ऊपर जाने पर जलवाष्प क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। और ठंडी होने के कारण इसका क्या हो रहा है, संघनन की क्रिया हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ओके, संघनन की प्रक्रिया हो रही है। और संघनन की प्रक्रिया क्या है कि जब कोई गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, तो उसे क्या कह रहे हैं, संघनन कह रहे हैं। और संघनन के द्वारा क्या हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लाउड फॉर्मेशन के कारण क्या हो रहा है, वहां से ये हमारे क्लाउड बन गए। और क्लाउड फॉर्मेशन के कारण क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। और वर्षा से क्या हो रहा है, वो हमारे धरातल पर क्या हो रहा है, पानी का स्टोरेज बढ़ रहा है। अब हम जल चक्र को देखते हैं कि ये जल चक्र क्या होता है, साइकिल क्या होती है। जैसे हम यहां से चले और दोबारा यहीं पर चले आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, जल चक्र कह रहे हैं, साइकिल कह रहे हैं। तो इस प्रकार जल चक्र को हम देखते हैं कि ये जल चक्र क्या होता है। अभी आपको हमने बताया था कि क्या होगा, ये सन के कारण क्या हो रहा है, जो रेडिएशन आ रहे हैं उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी के धरातल का। और जो धरातल पर क्या है, जो धरातल पर बड़े बड़े जलाशय हैं जिसमें जल भरा हुआ है, वो क्या हो रहे हैं, वाष्पीकृत हो रहे हैं। वाष्पीकृत होने के कारण ये क्या हो रहा है, धरातल पे और ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, ठंडे होने के कारण क्या, कौन सी प्रक्रिया हो रही है, संघनन की प्रक्रिया हो रही है। और जब वायु संघनित होती है तो फिर क्या हो रही है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। और क्लाउड फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। तो जल का, अब आप इसमें देखेंगे, ये हमारी थ्योरी में क्या है कि ताप के कारण जल का वाष्पन हो रहा है और वाष्पित जल का संघनित होकर बादल बनना, यहां से वर्षा, हिम, सहिम, वृष्टि के रूप में ये धरातल पर वापस लौटता है। तो इसको क्या कह रहे हैं, हम जल चक्र कह रहे हैं। अब हम देखेंगे, ये हमारा क्या है, जलाशय है, वाटर है। वाटर को तापमान अधिक होने के कारण क्या हो रहा है, जलवाष्प हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। ओके, और धीरे धीरे जब वायु ऊपर उठ रही है तो क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। ठंडी होने के साथ साथ क्या हो रही है, वायु संतृप्त हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, ये क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहे हैं। क्लाउड फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से क्या हो रहा है, दोबारा ये पानी यहीं पर आ रहा है, स्टोरेज हो रहा है। तो ये क्या चल रही है, जल चक्र। इसी को हम क्या कह रहे हैं,
जल चक्र कह रहे हैं, वाटर साइकिल कह रहे हैं। अब जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरह की है, वो एक थलसाला के समान है। अब थलसाला क्या होती है, थलसाला के बारे में पहले हम बताते हैं आपको कि जो जल है हमारा, जैसे ये है, ये हमारा क्या है, एक क्या है, ग्लास का कंटेनर है। तो हम पहले थलसाला के बारे में एक डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। टेरेरियम है, ये हमारा क्या है, टेरेरियम। ये क्या होता है, टेरेरियम आर enclosed glass containers, okay, with a beautiful display of slow growing plant। इसी को हम हिंदी में क्या कह रहे थे, थलसाला कह रहे हैं। हमारी पृथ्वी किस तरह की है, थलसाला के समान है। अब थलसाला में होता क्या है, जैसे कि आपको एक उदाहरण दे सकते हैं थलसाला का। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है थलसाला का, ये क्या है, ग्लास का कंटेनर है। अब इसके 1/4 भाग में हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हमने क्या है, सॉइल डाल दी, और इसके ऊपर हमने क्या डाल दी, ह्यूमस डाल दिया, थोड़ा जीवाश्म वगैरह डाल दिए, बैक्टीरिया वगैरह, ये हम खाद वगैरह कहते हैं, इसे ह्यूमस डाल दी। ओके, इससे क्या हो रहा है, हमारी जो सॉइल है उसकी क्या हो रहा है, उर्वरता बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। अब इस पर कुछ क्या करें, हमने बड़े पौधे लगा दिए और छोटे छोटे पौधे भी इस पर लगा दिए हैं हमने। अब इसमें क्या करा, हमने जल की थोड़ी सी बौछार डाल दी। तो अब आप इस बंद जार में हम क्या देख रहे हैं, पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदें क्या कर रही हैं, नीचे गिर रही हैं। तो ये पृथ्वी की तरह काम कर रहा है। तो इसे क्या कह रहे हैं हम, आर इनक्लोज्ड ग्लास कंटेनर विद अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ स्लो ग्रोइंग प्लांट्स। क्लियर। तो ये हमारी पृथ्वी के समान है। ये चित्र देखिए, इसमें क्या दिखाया है, वाटर बॉडीज को दिखाया गया है। हमारी पृथ्वी पर वाटर बॉडीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम दिखा रहे हैं। ये क्या है, हमारा साउथ पैसिफिक ओशियन है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है हमारा, ये इंडियन ओशियन है, ये हमारा प्यारा देश भारत है जो किसका, एशिया महाद्वीप का पार्ट है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है, जो बहुत साल पहले था वही जल आज भी मौजूद है हमारी पृथ्वी पर। ओके, कि हम जैसे देख सकते हैं, इसका सिंपल सा उदाहरण है कि जो जल, जैसे हम देख रहे हैं कि लखनऊ में क्या है, लखनऊ के खेतों में हम जो सिंचाई कर रहे हैं वही जल सैकड़ों वर्ष पहले यहां पर भी हो सकता था। जैसे ये क्या है, यहाँ पर क्या है, नाइल रिवर है, नाइल रिवर के द्वारा जहां पर ये कृषि भूमि होती थी जिस जल से, अब क्या है, लखनऊ में उस जल का प्रयोग भी हो सकता है, वो जल हो सकता है, क्योंकि क्या है, वाटर क्या है, गतिशील है। जल के गतिशील होने के कारण इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं जो हमारी पृथ्वी पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। उसका जल मंडल का भाग कितना है, 70% है, और 30% पे क्या है, हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल वाला पार्ट है। तो 70% होने के कारण हमारी पृथ्वी को क्या कहते हैं हम, ये हमारा क्या है, नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ओके, अब जो हमारे पृथ्वी पर 70% जल है उसका डिवीजन हम कैसे कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, उसमें से 97.5% क्या है, महासागर है। और महासागर का जो जल होता है वो क्या होता है, लवणीय जल है। क्यों लवणीय क्यों है, खारा क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट पाया जाता है। ओके, और भी काफी सॉल्ट इसमें पाए जाते हैं। तो इसके कारण ये जो हमारा महासागर का पानी है वो क्या है, खारा है। क्लियर। अब बचा हुआ पानी कितना रह गया, जो हमारा फ्रेश वाटर है वो कितना है, 2.5% है। उसके 2.5% का 70% कैसे वाटर मिलता है, किस फॉर्म में मिल रहा है, में फ्रोजन में मिल रहा है, जमा हुआ है। कहां पर जमा हुआ है, आइस कैप में, ग्लेशियर्स के द्वारा जमा हुआ है। क्लियर। और जो बचा हुआ 30% है वो क्या है, ग्राउंड वाटर है, भौम जल कह रहे हैं। और ये 0.3% है वो क्या है, लेक्स हैं, और हमारी क्या है, रिवर्स है। ओके, क्लियर। अब इसमें आप देखेंगे टेबल्स के द्वारा या पाई चार्ट्स के द्वारा देखेंगे, ये हमारा टोटल ग्लोबल वाटर है। जो बचा हुआ 2.5% है उसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रेश वाटर कह रहे हैं। और ये हमारा क्या है, सैलाइन वाटर है, खारा वाटर है। कौन सा इसमें सॉल्ट्स मिले हैं, सबसे मेन सॉल्ट कौन सा है, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है। इसके कारण ये जो हमारा महासागरों का जल है वो क्या है, खारा है। फ्रेश वाटर को देख रहे हैं 2.5% में, जो हमारा 70% है वो क्या है, जमा हुआ है, फ्रीजन है, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स हैं हमारी। ओके, और बचा हुआ जो 30% है वो क्या है, भौम जल है, 30% ग्राउंड वाटर है।
और जो सरफेस वाटर है उसमें फ्रेश वाटर कितना है 1.3% है। तो अब सरफेस वाटर पे जो हमारा अदर फ्रेश वाटर है उसके बारे में देखेंगे वो किस तरह है। उसका 70% क्या है आइस एंड स्नो है और 21% लेक्स है। ओके, और आप ये थोड़ा थोड़ा देखेंगे एटमोस्फेयर पेरिक वाटर कह रहे हैं, जैसे वाटर वेपर जल वाष्प है हमारी, वो क्या करती है ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कह रहे थे आर्द्रता कह रहे थे, जिससे हमारा मौसम में क्या रहता है नमी रहती है। आप इसमें देखेंगे हमारा ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ओशियन कितना है 97 पॉइंट है, ग्लेशियर और आइस कैप 2.5% है हमारी पृथ्वी पर, और ग्राउंड वाटर कितना है 0.61, फ्रेश लेक्स इतनी है, ये सब आप देख लीजिए। ओके, क्लियर हो गया। तो जीवन के लिए क्या होता है, जीवन के लिए जो जल है वो बहुत अत्यधिक आवश्यक है, और प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि हमारा, अब एक डिस्ट्रीब्यूशन और आपको दिखाते हैं कि अगर हम मान लें कि हमारे पे क्या है ये 2 लीटर जो पानी है वो हमारी पूरी पृथ्वी पर है। अब इसमें से हमने क्या करा 12 चम्मच पानी निकाल लिया, तो बचा हुआ जो पानी है ये पूरा 2 लीटर में ये कैसा है, ये खारा है। ओके, और जो 12 चम्मच है उनमें से 9 चम्मच पानी कितना है, 9 चम्मच में हमारा ग्लेशियर से हमारे जो 9 चम्मच पानी है 9 स्पून, और 12 स्पून क्या है हमारी फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर में से 9 स्पून अगर हम निकाल लें ये क्या है ग्लेशियर के रूप में और आइस कैप्स के रूप में, बर्फ छत्रक के रूप में। क्लियर। बचा हुआ हमारा 2 चम्मच जल वो क्या है अंडरग्राउंड वाटर है, भौम जल है, और बचा हुआ आधा चम्मच क्या है ये हमारा बिल्कुल अलवणीय जल है जिसे हम फ्रेश वाटर कह रहे हैं। ये कहां पर मिलता है लेक्स में मिलेगा। और एक जो बूंद बच गई हमारी, एक जो बूंद है आधा चम्मच ये और आधा चम्मच ये क्या है रिवर्स है हमारी। ठीक है, तो इससे आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि जो हमारा जो जल है जो बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है, जिसको हम अगर हम क्या बोलते हैं हम बिना खाना खाए 4-5 दिन रह सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन अगर हम पानी ना पिए तो हमारी मौत हो सकती है। ओके, तो इसलिए पानी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य संसाधन है, और हमारी पृथ्वी पर जो 70% भाग पर जल की उपस्थिति होने के कारण भी जो हमारा फ्रेश वाटर है वो बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि जो 70% भाग पर हमारा जो वाटर है उसमें से 97% कैसा जल है वो खारा जल है, और उसमें बहुत से लवण मिले हुए हैं। उसमें से मेन लवण क्या है मुख्यतः सोडियम क्लोराइड है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पॉलिसीज में क्या रहता है वाटर मैनेजमेंट रहता है कि हमें कैसे कैसे वाटर का यूज करना चाहिए। अब बच्चों हम पढ़ेंगे ओशियन सर्कुलेशंस के बारे में। ओके, और महासागरीय परिसंचरण। अब आपको एक चित्र दिखाते हैं पहले कि ये क्या है। आपने कभी कभी ये क्या है हमारा महासागर है और ये क्या है समुद्री तट है। समुद्री तट पे आप कभी गोवा के बीच पे घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि गोवा के बीच पे जब ये पानी द्वारा क्या हो रहा है रेत क्या हो रहा है गीला हो रहा है, तो आप नंगे पैर अगर कभी समुद्र तट पे चलकर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, एक जादुई सी अनुभूति प्राप्त होगी। ओके, तो इस पे क्या होता है ये जो नम बालू है हमारी नम बालू मिलेगी। ओके, ठंडी पवन चलती है, और क्या हो रहा है समुद्री पक्षी की चहचहाट की आवाज, वायु में क्या है वायु जो हमारी चल रही है उसमें क्या है लवणीय गंध आएगी, क्योंकि जो हमारे ये ओशियंस हैं ओशियंस का जो वाटर होता है वो कैसा है सैलाइन है खारा है, तो लवणीय गंध सूंघने को मिल रही है, और लहरों का संगीत आ रहा है, बार बार लहरें हमारे तट से टकरा रही हैं वापस जा रही हैं, इससे क्या हो रहा है साउंड क्रिएशन हो रहा है क्रिएट हो रहा है। तो ये नम बालू होती है, लवणीय गंध आ रही है, ठीक है, लहरों का संगीत, ये सब कुछ हम लोग को बहुत ही सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। अब कभी आपने देखा होगा कि जैसे आपके गांव के पास क्या होगा तालाब बने रहते हैं, तो कभी आप देखना हवा के द्वारा क्या होता है, हवा के द्वारा उस ताल में क्या होता है तरंगे उत्पन्न होती हैं। ओके, तो आपने ये देखा होगा। अब इसी कारण हम आपको ये बता रहे हैं कि ताल एवं हमारे वाटर्स हैं उसमें क्या होता है तालाब और लेक्स का पानी तो शांत होता है, क्लियर, लेकिन जो हमारा महासागर का जल है ये जो हमारा महासागर का जल है ये हमेशा क्या रहता है गतिमान रहता है, और ये कभी शांत नहीं रहता है। तो गतिमान होने के कारण महासागर की गतियों को
गतियों के कारण इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। तो हम महासागर की इन 3 गतियों के बारे में देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तरंगों के बारे में, वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब होता क्या है बच्चों, समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है। ये हमारी क्या है, ये हमारी समुद्री तरंगे हैं। ओके, अब ये जो समुद्री तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, उनमें से सबसे प्रमुख जो कारण है वो क्या है, विंड है, पवन है। आपने क्या देखा होगा कि अब ये तरंगों, आपको पता कैसे चलती है तरंगे हैं। जैसे आपने देखा समुद्र तट पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं और अचानक हमारी गेंद क्या हो गई, समुद्र तल के पानी में चली गई, समुद्र के पानी में। ओके, अब देखेंगे लहरों के कारण क्या होता है, वो गैस वापस हमारे तट पर आ जा रही है। तो ये दृश्य हमें बहुत ही मनोरंजक लगता है कि हमारी ये तरंगों के कारण क्या हुआ, हमारी गेंद तट पर वापस आ गई। तो महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता एवं गिरता रहता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, तरंगे कह रहे हैं, वेव्स कह रहे हैं। क्लियर। और इसी के कारण ये क्या हो रहा है, हमारे महासागरीय जल में क्या हो रहा है, गति हो रही है। क्लियर। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता व गिरता है तो इन्हें क्या कह रहे हैं, वेव्स कह रहे हैं, तरंगे कह रहे हैं। और ये जब तरंगे तूफान या तेज वायु से चलने पर भी तरंगों का निर्माण हो रहा है। जैसे क्या होता है, भूकंप है हमारा, ज्वालामुखी है, जल के नीचे भूस्खलन के कारण भी महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। और जब ये इस तरह की, जो हमारे हमने भूकंप आपको पढ़ाया था, एपी सेंटर के बारे में बताया था, उद्गम केंद्र फोकस के बारे में पढ़ाया था, जब ये हमारा फोकस महासागरीय जल के नीचे बन रहा है और उसके तल पर क्या एपी सेंटर बन रहा है, तो वहां पर क्या होता है, इसके कारण क्या हो रहा है, सुनामी आती है। तो जो भूकंप है हमारा, ज्वालामुखी उद्गार है, या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, 15 मीटर तक की ऊंची विशाल ज्वारीय तरंगे हमने उठते देखी होंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कह रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब हम महासागर की दूसरी गति के बारे में देखेंगे। ये क्या है, ज्वार भाटा, टाइड्स कह रहे हैं जिसे। ओके, अब दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना तथा नीचे गिरने को हम क्या कह रहे हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है तो इसको क्या कह रहे हैं, ज्वार कह रहे हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो इसे क्या कह रहे हैं, भाटा कह रहे हैं। जैसे इस चित्र में आप देखिए, ये क्या हो रहा है, ये आप देखिए, जब ऊंचाई तक उठकर जल तट के पास आ जाता है तो इसे कह रहे हैं हाई टाइड कह रहे हैं। और जब जल वापस लौट रहा है समुद्र में, तट से दूर जा रहा है तो इसे क्या कह रहे हैं, लो टाइड कह रहे हैं। ओके, इसे भाटा कह रहे हैं। ऐसा अब आप देख रहे हैं, ये जो ज्वार भाटा है ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं, ये हो क्यों रहा है। अब आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में क्या होता है, प्रत्येक वस्तु का एक अपना खुद का क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सन काफी बड़ा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है, सूर्य है, हमारी अर्थ है और मून है, इनका आपस का क्या है, आकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये ब्रह्मांड में टिके हुए हैं। जो हमारा क्या है, सन है, मून है और पृथ्वी है, इन सबका अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स में अपने टिके हुए हैं। क्लियर है। अब होता क्या है कि जो सूर्य का, जो हमारे सूर्य है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मून से ज्यादा होता है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा का जो ये हमारे क्या है, पृथ्वी से पास क्या है, मून से हमारा, और दूरी पृथ्वी की से दूर कौन है, सूर्य है। तो इसी कारण क्या होता है, जो हमारा मून है, चंद्रमा है, चंद्रमा का क्या है, आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो सन होता है, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी की अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक है। अब सूर्य और चंद्रमा हम देख रहे हैं, ये क्या है, सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा है। इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इनकी आकर्षण शक्ति के कारण क्या हो रहा है, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को हम क्या कह रहे हैं, ज्वार कह रहे हैं। क्लियर। तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को हम क्या कह रहे हैं, उसे भाटा कह रहे हैं। ठीक है। दीर्घ ज्वार या बृहत ज्वार को देखते हैं कि ये होते क्या है,
कि जब आप देखेंगे परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आ जाएं। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्या है, आप इसको, ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, ज्वार भाटा आ रहे हैं हमारी पृथ्वी पर। तो हम देखते हैं कि इस स्थिति को समझते हैं कि जो क्या है, वृत्त ज्वार भाटा कब आते हैं, वृत्त ज्वार भाटा कब आ रहे हैं। तो परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में रहते हैं, एक ही सीध में आ जाएं, तो होता क्या है, सूर्य और चंद्रमा की जो सम्मिलित है, इन दोनों को मिला के जो अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, बढ़ जाता है और इनका प्रभाव, इनकी शक्ति बढ़ जा रही है। तो उस समय क्या होता है, सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ओके, जिसे हम क्या कह रहे हैं, दीर्घ ज्वार कह रहे हैं। क्लियर? स्प्रिंग टाइड्स कह रहे हैं। क्लियर हो गया? एक सीध में होने के कारण। अब हम दूसरी अवस्था को देख रहे हैं। दूसरी अवस्था क्या है, इसके विपरीत जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण पर बनाते हैं। ये क्या है, समकोण बना रहे हैं। ये हमारी सन इधर है, चंद्रमा इधर है और ये पृथ्वी हम इधर है। तो इससे क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आकर्षण बल है, वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगता है। क्लियर? इसके कारण क्या हो रहा है, निम्न ज्वार आ रहे हैं, या क्या उसे क्या करें, लघु ज्वार कह रहे हैं। क्लियर हो गया? इस मैप में देख लीजिए, ये एक ही सीध में है, तो क्या हो रहा है, हाई टाइड आ रहे हैं हमारे। क्लियर? और ये हाई टाइड और कब आते हैं, न्यू मून हो रहा है, न्यू मून की अवस्था में आ रहे हैं और फुल मून की अवस्था में आ रहे हैं। क्लियर? और जो हमारा लो टाइड आ रहे हैं, लो टाइड आ रहे हैं, वो किस तरह की अवस्था में आ रहे हैं, जब ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा मिलकर समकोण बना रहे हैं इस तरह से। ओके, तो क्या बन रहा है, लो टाइड बन रहा है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि हाई टाइड और लो टाइड क्यों पृथ्वी पर आते हैं। अब आप देख रहे, अब आपको हम ज्वार भाटा से लाभ बता रहे हैं कि हाई टाइड से क्या फायदे हैं और लो टाइड के क्या क्या फायदे हैं। जब होता क्या है कि जब ये पानी की लहरें जब उठकर क्या होते हैं, समुद्र तट की तरफ आती हैं, तो इससे क्या हो रहा है, मनुष्यों को व्यापार बढ़ रहा है। कैसे? मछलियां पकड़ने तथा नौका संचालन में सहायता मिलती है। तो ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई भी बढ़ जाती है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया, पानी की गहराई बढ़ गई। ओके, और ये हमारा जो क्या है, जहाज बिल्कुल तट तक आ पा रहा है। क्लियर? और बड़े पानी की जो ज्वार के कारण क्या हो रहा है, बड़े जहाज नदी के तट तक, वो सॉरी समुद्र के तट तक आ पा रहे हैं और माल क्या हो रहा है, आसानी से ये उतार पा रहे हैं माल अपना। क्लियर हो गया? और जब ये क्या होता है, लो टाइड होता है, तरंगे वापस लौटती हैं, तो इससे क्या है, दोबारा ये बड़े जहाज क्या होते हैं, समुद्र के तट से दूर चले जाते हैं। अब सिंपल सा है, हाई टाइड में हमने क्या और क्या क्या बताया आपको, नौ संचालन है हमारा। ओके, नौ संचालन में सहायक होता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। ये जल स्तर देख रहे हैं आप, ये कभी कभी क्या होता है, ये अगर हम यहाँ देख रहे हैं तट के, तो ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। जैसे आप ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब हो क्या रहा है और क्या हो रहा है, उच्च ज्वार क्या होता है, मछली पकड़ने में भी बहुत मदद करते हैं। जो हमारी गहरे पानी में क्या होती हैं, मछलियां होती हैं, तो जो उच्च ज्वार के कारण लहरों के द्वारा ये क्या है, हाई टाइड के द्वारा क्या होती हैं, समुद्र तट के करीब आ जाती हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव के उपयोग से क्या हो रहा है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ओके, क्लियर? हाई टाइड और लो टाइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो महासागरीय तीसरी गति है उसके बारे में देख रहे हैं। ये क्या है, महासागरीय जलधाराएं, ओशियन करंट्स के बारे में देख रहे हैं हम। अब ओशियन करंट्स होता क्या है कि महासागरीय जलधाराएं हैं, वो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ठीक है, महासागरीय जलधाराएं कौन क्या होती हैं, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल को हम क्या कह रहे हैं, महासागरीय धाराएं कह रहे हैं, जल धाराएं कह रहे हैं। और ये जल धाराएं क्या होती हैं, ये जल धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी और दूसरी गर्म। दे आर टू टाइप्स, हॉट एंड कोल्ड।
अब हम देख रहे हैं कि जो ठंडी धाराएं होती हैं वो सॉरी गर्म महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, वो हमारी क्या इस तरह से देखेंगे हम, ये 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारे पोल्स हैं, और ये क्या है हमारा 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। तो आप देख रहे हैं 0 डिग्री पर वर्ष भर तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो ध्रुवों पे हमारा क्या है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। ओके, तापमान बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे जब हम देख रहे हैं कि जो महासागरीय धाराएं हैं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, इनको हम क्या कह रहे हैं, गर्म जल धारा कह रहे हैं। क्लियर। और जो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से, उच्च अक्षांश कौन से हैं, 70 डिग्री हमारे, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारे क्या है, उच्च अक्षांश है। उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में आ रही हैं। कहां से, पोलर रीजन से या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित हो रही है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कोल्ड करंट कह रहे हैं। अब हम आपको इस चित्र में दिखाते हैं, ये जो मैप डायग्राम है इसमें देखते हैं हम, ये हमारा क्या है 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पर क्या रहता है, वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। ये हमारा क्या है 90 डिग्री साउथ है, साउथ पोल, और ये हमारा क्या है इधर 90 डिग्री नॉर्थ पोल। अब होता क्या है, जो तरंगे हमने बताई थी, जो तरंगे भूमध्य रेखा से कहां जा रही हैं, ध्रुवों की ओर जा रही हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, वार्म करंट कह रहे हैं। और उसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, रेड से प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो ध्रुवों से उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आ रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे क्या है, उच्च अक्षांश है 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, और हमारे निम्न अक्षांश कौन से हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री, ये हमारे निम्न अक्षांश है। तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आ रही है जो जलधारा है, उनको हम क्या कह रहे हैं, कोल्ड करंट कह रहे हैं, जिसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो हम देख रहे हैं ये हमारी लेब्राडोर धारा है, ये कैसी है, ठंडी जल धारा है। कैलिफोर्निया हमारी कैसी है, ठंडी जल धारा है। और हमारी ये क्या है, ब्राजीलियन जल धारा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, वार्म करंट कह रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो हमारी क्या है, लेब्राडोर जल धारा है। ओके, ये किस तरह की जल धारा है, ठंडी जल धारा है। और जो हमारे नीचे देख रहे हैं ये कौन सी जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम, ये क्या है, गर्म जल धारा है। अब देखते हैं, जब भी ठंडी जल धारा में क्या होता है, फिशेस वगैरह होती हैं, और गर्म धारा में क्या होता है, इसका भोजन होता है। ओके, तो जब भी ये गर्म धारा और ठंडी जल धारा आपस में मिलते हैं, तो जहां पर भी जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम फिशिंग जोन बन जाता है। तो जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हमारा क्या है, जापानी तट है। ये कौन सी जल धारा है, ओइशो जल धारा है। ये हमारा क्यूरोशो करंट है। तो जब ये जल धाराएं आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, फिशिंग जोन बना रही है। वर्ल्ड के ये फेमस मत्स्य क्षेत्र है। ओके, फिशिंग जोन है। और एक और घटना यहाँ पर होती है, जब ठंडी और गर्म जलधाराएं जब आपस में मिलती हैं, तो वहां कोहरे वाला मौसम बन जाता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में क्या हो रहा है, बाधा आती है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। इसमें हमने वाटर साइकिल्स के बारे में पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ा, ओशियन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। ओके, और ओशियन सर्कुलेशन उसके 3 टाइप होते हैं, वो कौन से होते हैं, वेव्स था, ठीक है, टाइड्स से हमारे ज्वार भाटा हमने पढ़ा था, ज्वार भाटा के बारे में। और क्या पढ़ा था हमने, ओशियन करंट्स पढ़ी थी। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारा जो चैनल है वाई अकेडमी, इसको क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।